तो आज का हमारा फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उनमें से एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स किस तरह होते हैं। जिस तरह हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स ये पॉलीमर्स होते हैं, यानी ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन छोटे छोटे यूनिट से ये मिलकर बनते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम डिफिनीशन देखें तो मैंने लिखा है कि ये पुली पुली का मतलब है मेनी, यानी पुली न्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। यानी ये क्या होता है कि जब हम न्यूक्लिक एसिड को देखते हैं तो ये इस तरह के छोटे छोटे यूनिट होते हैं। ये एक यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है, ये तीसरी यूनिट है, ये फोर्थ यूनिट है, इससे आगे। तो ये जो छोटी छोटी से यूनिट होते हैं, इन यूनिट्स को हम मोनोमर्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स। इन मोनोमर्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के बाद अब ये एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है। इस लार्ज मॉलिक्यूल को फिर हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। अच्छा, जो बॉन्ड बनता है तो उसको हम इधर मतलब इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स उसे हम नाम देते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, फिर जब इसकी डिस्कवरी के बारे में हम बात करते हैं तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनमें हम दो चीजें पढ़ेंगे। उधर हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। इसकी डिस्कवरी पर जिस बंदे ने काम किया था उसका नाम था फ्रेडरिक नेस्टर इन 1869। अच्छा, अब नाम के हवाले से देखें तो इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? अच्छा, जितनी भी कंपाउंड्स होते हैं तो या तो बेसिक होते हैं या क्या होते हैं, या ये एसिड होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड्स, ये जो दो कंपाउंड है डीएनए, दे आर एसिडिक इन नेचर। वो क्या है? एसिडिक है, तो इस वजह से इनको एसिडिक एसिड्स हम कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स। अच्छा, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लिक वर्ड जो है ये न्यूक्लियस से आया है। न्यूक्लियस इस वजह से आया है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ सेल है, कोई एनिमल सेल है, इसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो मैंने लिखा है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे साथ दो चीजें हैं, एक डीएनए है और दूसरी क्या है? आरएनए। तो ये डीएनए हमारे साथ मौजूद होती है न्यूक्लियस के अंदर, और यहाँ से फिर मैसेंजर आरएनए भी आ जाती है। इसलिए डीएनए का जो मैसेज होता है वो लेकर आती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो इसकी लोकेशन की बेस पर कि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, इसको हमने नाम दिया है न्यूक्लिक। और एसिड्स हम इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि इनकी जो नेचर है वो क्या है? दे आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, फिर न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ने से पहले हमने जो इसकी लेकर है कि ये जिन यूनिट से बने हुए होते हैं उन यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स को सीखने से पहले हमें किस चीज की जरूरत है कि हम सीखें? हम न्यूक्लियोटाइड्स को सीखने की कोशिश करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, तो मैं इधर हेडिंग देता हूं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि एक न्यूक्लियोटाइड पर कितनी चीजों का बना होगा। यानी न्यूक्लियोटाइड एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, एक छोटा सा कंपाउंड है। अब इसको हम जब देखते हैं तो ये किस चीज का बना होता है? जिस तरह एक एटम को हम देखते हैं, इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, लेकिन जब एटम के अंदर हम जाते हैं तो ये फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको हम नाम देते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, तो मैंने लिखा है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसके हम एक कंपोनेंट्स इसके हम देखें तो ये तीन चीजों का बना होगा। सबसे पहले जो चीज होगी इसमें फास्फेट ग्रुप होगी। ये फास्फेट ग्रुप में लिखता हूं PO4। ये अटैच होगी कार्बन कार्बन CARBON, कार्बन नंबर 5 के साथ। अच्छा, कार्बन नंबर 5 क्या है उधर हम पढ़ते हैं। फास्फेट ग्रुप का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? सॉरी, न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप। दूसरा जो होगा वो राइबोस शुगर होगा। वो क्या होगी? राइबोस शुगर। ये 5 कार्बन शुगर है, यानी 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन होते हैं। और तीसरी साइड में होगी वो, उसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजेनियस बेस। क्या नाम देते हैं? नाइट्रोजेनियस बेस। ये तीन चीजें जब आपस में मिलती है तो ये क्या बनाएंगी? ये हमारे साथ बनाएगी एक न्यूक्लियोटाइड। अब मैंने लिखा है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो होगा ये इसके दरमियान में सेंटर में जो चीज होगा वो राइबोस शुगर होगा। ये 5 कार्बन का शुगर है। तो मैंने इसका डायग्राम डाला हुआ, देखिए कितने कार्बन है? 1 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। अच्छा, अब देखिए कार्बन नंबर कार्बन नंबर 5 के साथ, ये कार्बन नंबर 5 है, तो इस कार्बन नंबर 5 के साथ इधर क्या अटैच होगा? इधर अटैच होगा, मैं लिखता हूं कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होगा फास्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप अटैच होगा? आज आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फास्फेट ग्रुप कहां पर अटैच होगा, तो आप कहेंगे कि कार्बन नंबर 5 पर। इधर जो दूसरा चीज है नाइट्रोजेनियस बेस, ये नाइट्रोजेनियस बेस कार्बन नंबर 1 पर अटैच होगा। मैं इजी लिखता हूं शॉर्टकट, नाइट्रोजेनियस बेस। ये एक न्यूक्लियोटाइड की क्या हो गई? ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए स्ट्रक्चर को, एक राइबोस शुगर हो गई। राइबोस शुगर में कितने कार्बन है?
5, तो आप लोग गेन है 1 2 3 4 5। अच्छा, एक एंड पर इसके साथ क्या अटैच होगा? फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 पर। अच्छा, नाइट्रोजेनियस बेस कहां पर अटैच होगा? मैं लिखता हूं ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा। तो ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड हो गया। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमने सीख लिया। इसके बाद जब हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजेनियस बेसिस क्या होते हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि नाइट्रोजेनियस बेसिस इसकी अक्सर हमारे साथ टाइप होती है, तो नाइट्रोजेनियस बेसिस जो है ये हमारे साथ दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं? फर्स्ट को हम नाम देते हैं पायरिमिडीन और दूसरे को हम नाम देते हैं प्यूरिन। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो पायरिमिडीन होती है ये सिंगल रिंग होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगल रिंग। और ये जो होते हैं ये इसके ऑपोजिट ले ले, ये क्या होते हैं? ये डबल रिंग होते हैं। अच्छा, सिंगल रिंग किस तरह है? फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक डायग्राम ड्रा करूं। ये क्या है? ये सिंगल रिंग है। ये सिंगल रिंग हो गई, और ये जो होंगी ये इसकी बिल्कुल ऑपोजिट आप लोग ड्रा करें। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब ये इन दोनों में क्या है? डिफरेंट है। बहुत इजी है। पायरिमिडीन सिंगल रिंग नाइट्रोजेनियस बेसिस है, और प्यूरिन जो है वो क्या है? डबल रिंग है। अब इसकी आप लोग सीखे, इसकी जो ये जो है दे आर 3n नंबर। ये क्या है? 3n नंबर। तो आप लोग इसके साथ बस सिर्फ ये सीखे UCT। क्या सीखे? UCT। आप देखे U से हमारे साथ इधर आएगा यूरेसल। क्या आएगा? यूरेसल। C से हमारे साथ आएगा साइटोसिन। C से साइटोसिन, और T से हमारे साथ आएगा थायामीन। थायामीन। अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाए थायामीन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आप लोग क्या कहेंगे? पायरिमिडीन। अच्छा, ये जो है तो इसकी जो एग्जांपल है डबल रिंग की, इसकी दो एग्जांपल है। ये हमारे साथ एक एडिनिन है। क्या है? एडिनिन नंबर 1, और दूसरा जो है वो गुआनिन है। गुआनिन। ये टोटल हमारे साथ कितने नाइट्रोजेनियस बेसिस है? नहीं, 1 2 3 4 5 नाइट्रोजेनियस बेसिस तो टोटल 5 है। टाइप्स इनके कितने हैं? 2 है ऑन द बेसिस ऑफ रिंग्स। ये सिंगल रिंग है, ये तीनों यूरेसिल, साइटोसिन, थायामीन, और प्यूरिन जो है और डबल रिंग होते हैं। उसकी 2 एग्जांपल है एडिनिन, गुआनिन। ठीक है। अच्छा, इधर अगर अब ये जो किस किस्म का न्यूक्लियोटाइड होगा, जहां इधर जो चीज जो नाइट्रोजेनियस बेस अटैच होगा, फॉर एग्जांपल इधर मैं एडेनिन ऐड करूं तो ये कौन सा नाइट्रोजेनियस बेस होगा? ये एडेनिन होगा। गुआनिन ऐड किया तो गुआनिन होगा, वगैरह वगैरह। नाइट्रोजेनियस बेसिस को आप देखें तो फिर इसके हम न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप्स को मैं अगर ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजेनियस बेसिस में चेक करूं तो ये फिर हमारे साथ 3 किस्म के होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारे साथ कितने होते हैं? 3 किस्म के। फॉर एग्जांपल हमारे साथ होते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। एक क्या होते हैं? मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। मोनो का मतलब क्या है? मोनो मींस 1 न्यूक्लियोटाइड। इसमें सिर्फ एक नाइट्रोजेनियस बेस होगा। क्या होगा? इसकी जो एग्जांपल है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स की, वो हमारे साथ ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसमें सिर्फ एक एडेनिन होता है। दूसरा किस्म जो है न्यूक्लियोटाइड्स का, उसको मैं नाम देता हूं डाई न्यूक्लियोटाइड्स। इसके एग्जांपल क्या है? डाई। डाई का मतलब क्या है? डाई टू। इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है वो जो कोएंजाइम है NAD और FAD, ये डाई न्यूक्लियोटाइड्स के एग्जांपल है। और कुछ जो होते हैं उसमें 2 से भी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फिर उसको हम क्या नाम देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की हमारे साथ एग्जांपल है DNA प्लस RNA। अगर पूछा जाए कि RNA इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो आप लोग क्या कहेंगे? इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हम पढ़ते हैं कि ये DNA क्या होती है और RNA क्या होती है। देखिए, DNA के बारे में मैं लिखता हूं कि ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रैंड हो गई, ये एक स्ट्रैंड है, तो इस तरह ये दूसरा स्ट्रैंड हो गई। ये क्या है? ये हमारे साथ क्या है? DNA है। अच्छा, DNA को आप लोग देखें तो DNA खुद किन चीजों से बनी होती है? वो बनी होती है जीन्स। किन चीज से बनी होती है? जीन से। मतलब ये आप DNA को देखें तो DNA में आप लोगों को क्या नजर आएगा? जीन्स नजर आएगा। तो जीन्स के बारे में मैं सिर्फ एक बात लिख दूं कि ये क्या है? दीज आर द USB ऑफ आवर बॉडीज।
ऑफ, ये हमारे बॉडी का यूएसबी है। ये क्या कैरी करते हैं? जिस तरह आपके लैपटॉप के यूएसबी में आपके सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, आपकी बॉडी की सारे इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर होते हैं? जीन्स में। तो अगर आप लोगों से इसकी जॉब पूछ जाए कि डीएनए का फंक्शन क्या है, वो तो जीन्स का बनी हुई है, तो इसका जब सेम होगा फंक्शन। पहला फंक्शन ये होगा कि स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी हमारे जितनी भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? और हमारे डीएनए में होते हैं। दूसरा जॉब ये करते हैं कि कैरी यही बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। मतलब इंसान होंगे तो उसकी 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगे, 2 पाँव होगी, 2 हाथ। ये इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कौन कैरी करता है? डीएनए कैरी करती है, विच इज मेड अप ऑफ जीन्स। नो मैं लिखता हूँ कैरी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं इनहेरिटेंस। क्या नाम देते हैं? इनहेरिटेंस। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बच्चों में, पेरेंट्स से बच्चों में जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेकर जाता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, डीएनए की कोई टाइप्स नहीं है, इट इज ओनली वन टाइप। अच्छा, डीएनए में कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए में मौजूद होंगे, इधर एडिनिन होगा, कौन सा होगा? एडिनिन, ग्वानिन, थायामीन, टोटल 5 है, इधर 4 होंगे, थायामीन, साइटोसिन। इधर कौन सा वाला मौजूद नहीं होगा? कौन सा न्यूक्लियोटाइड? शाबाश। इधर मैं लिखता हूं कि यूरेसिल जो है, ओ यूरेसिल इज एब्सेंट इन डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको यूरेसिल नजर नहीं आएगा। आरएनए जो है इसके बारे में मैं लिखता हूं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। इस तरह इसकी एक स्ट्रैंड होगी, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड। और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होंगे वो हमारे साथ एडिनिन होगा, एडिनिन भी इधर होगा, ग्वानिन भी होगा, अच्छा साइटोसिन भी होगा। इधर थायामीन मौजूद नहीं होगा, उसकी जगह क्या मौजूद होगा? यूरेसिल मौजूद होगा। ये डीएनए और आरएनए में फर्क हो गई। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल है। इधर यूरेसिल की जगह थायामीन मौजूद है, उधर थायामीन की जगह क्या मौजूद है? यूरेसिल मौजूद है। अच्छा, फिर आरएनए के जो है इसकी 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 3। देखिए मैं शॉर्टकट लिखता हूं। एक इसकी टाइप है मैसेंजर आरएनए, एक ये है। दूसरा जो है वो ट्रांसफर, टी से हम लिखते हैं ट्रांसफर आरएनए। और लास्ट वन जो है उसका नाम है राइबोसोमल आरएनए। इसका नाम क्या है? राइबोसोमल आरएनए। ये जो मैसेंजर आरएनए है इसका काम ये है, ये डीएनए से क्या लेकर आती है? मैसेज लेकर आती है। क्या लेकर आती है? ये डीएनए से मैसेज लेकर आती है। कहां पर लेकर आती है? राइबोसोमल आरएनए को। अच्छा, ये मैसेज किस लिए होता है? ये मैसेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किस चीज के लिए होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए को मैसेज लेकर आती है कि आप ये पर्टिकुलर प्रोटीन तैयार कर ले, तो इसके लिए अमाइनो एसिड्स कौन कलेक्ट करता है? ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? कलेक्ट अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को जमा करना कि क्योंकि हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन एक पॉलीमर है, वो छोटे यूनिट से बना हुआ है, उन यूनिट्स को हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो ये इसके लिए अमाइनो एसिड जमा करती है। वो क्या करती है? वो राइबोसोमल आरएनए पे क्या बनाती है? प्रोटीन्स। देखिए राइबोसोमल आरएनए किसके साथ काम करती है? ये प्रोटीन्स के साथ करती है। तो राइबोसोम को हम दूसरा नाम देते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि इसमें 50% राइबोसोमल आरएनए होती है और 50% क्या होते हैं? प्रोटीन। तो आप लोगों ने सीखा कि आरएनए के फिर 3 टाइप है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये दोनों किसकी टाइप्स है? दीज आर द टाइप्स ऑफ डीएनए और आरएनए। सो इट वाज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स एंड डिटेल।